हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हम लोग का ये टॉपिक है 13वां, ठीक है। तो इस 13वें सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा कौन सा अस्थायी ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो मजबूत और कठोर कौन सा ऊतक बनाता है? तो स्क्लेरेन काइमा जो होता है वह पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो स्क्लेरेन काइमा जो होता है वो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा? स्क्लेरेन काइमा। इसके स्क्लेरेन काइमा स्क्लेरेन काइमा जो ऊतक होता है ये अस्थायी ऊतक होता है। स्क्लेरेन काइमा जो है अस्थायी ऊतक होता है। ये पौधों को क्या करता है? मजबूत और कठोर बनाता है, कठोर और मजबूत बनाता है स्क्लेरेन काइमा। अब स्क्लेरेन काइमा जो होता है ये क्या होता है? स्क्लेरेन काइमा ऊतक की कोशिका भित्ति जो होती है, स्क्लेरेन काइमा ऊतक की जो कोशिका भित्ति होती है ये मृत्यु, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पे नुकीली होती है। दोनों सिरों पे क्या होती है? नुकीली होती है। बात समझ में आया कि जो स्क्लेरेन काइमा होती है ये क्या होता है कि ये पौधे को, ठीक है, स्क्लेरेन काइमा की कोशिका भित्ति, स्क्लेरेन काइमा की कोशिकाएं, भित्ति नहीं, कोशिका मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पे क्या होती है? नुकीली होती है। जो स्क्लेरेन काइमा होता है ये क्या होता है? मृत होता है, लंबी होता है और संकरी तथा दोनों सिरों पे नुकीली होती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्क्लेरेन काइमा होता है ये स्थायी ऊतक के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। और उसके बाद से क्या होता है? स्क्लेरेन काइमा ऊतक जो होता है इसकी कोशिका होती है जो क्या होती है? मृत होती है, लंबी होती है और संकरी होती है तथा दोनों सिरों पे क्या होती है? नुकीली होती है। स्क्लेरेन काइमा ये होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला आज का दूसरा प्रश्न, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई सीरीजों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा है? किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज को टोन कहा जाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को टोन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है, ठीक है। टोन कहा जाता है, ठीक है, टोन कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग इस प्रश्न से रिलेटेड एक दो प्रश्नों को भी समझेंगे। जैसे क्या होता है कि जो तारत्व होता है आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो तारत्व होता है वो किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। लेकिन एक और बात समझिए कि आवाज जो होता है, आवाज का मोटा या पतला होना यह किस पे डिपेंड करता है? तारत्व पर डिपेंड करता है। किस पे? तारत्व पर डिपेंड करता है। तो ये बात लिख लीजिए और समझ लीजिए कि क्या होता है। जो तारत्व होता है, ठीक है, तारत्व तारत्व जो होता है, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पे? आवृत्ति पर, ठीक है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। बात समझ में आया कि जो तारत्व होता है वो किस पे निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। लेकिन आवाज का मोटा या पतला होना वो किस पे निर्भर करता है? तारत्व पर। किस पे करता है? तारत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। आवाज का मोटा या पतला होना किस पे निर्भर करता है? तारत्व पर निर्भर करता है। चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन। प्रजनन के लिए फूलों में कौन सा आवश्यक अंग होता है? तो फूलों में प्रजनन के लिए फूलों में कौन सा मुख्य आवश्यक अंग होता है? तो उसको समझते हैं। ये होता है कौन सा होता है? पुंकेसर और स्त्रीकेसर। क्या होता है? पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ये जो दोनों हैं ये क्या होते हैं? प्रजनन के लिए पौधों में ये आवश्यक अंग होते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। अब थोड़ा सा समझते हैं स्त्रीकेसर के बारे में। स्त्रीकेसर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्रीकेसर को पुमंग, ठीक है, पुमंग क्या होगा? पुमंग
पुमंग तथा जयांग, पुमंग तथा जयांग, ठीक है, आवश्यक जनन अंग होता है, आवश्यक जनन अंग है। देखिए जो पुमंग तथा जयांग आवश्यक जनन अंग है फूलों के लिए। ये क्या है, फूलों के लिए जो पुमंग और जायंग होते हैं ये मुख्य या आवश्यक अंग होते हैं। किसके लिए, पौधों के लिए। पौधों के लिए पुमंग और जायंग जो होते हैं प्रजनन के लिए आवश्यक अंग का कार्य करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात थोड़ा सा समझते हैं। दूसरी जो बात है वो क्या है, वो है पुंकेसर। पुंकेसर के परागकोश में, किसमें, परागकोश में क्या होता है, परागकण पाया जाता है। पुंकेसर के परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। तो इसको भी लिख लेते हैं। पुंकेसर के परागकोश में, पुंकेसर के परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, बात समझ में आ गया। तो ये चीजें होती हैं, ये प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक जनन अंग कौन सा है, तो पुंकेसर और स्त्री केसर। और स्त्री केसर में हम लोग क्या समझे, पुमंग और जयांग जो होते हैं वो क्या होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं। ठीक है, और जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर क्या होता है, परागकोश में परागकण पाया जाता है। बस समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन से इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कैसा है। ठीक है, ये देखिए बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो ये होती है रासायनिक रूप में। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, किसमें, रासायनिक ऊर्जा में ये संचित होती है, रासायनिक ऊर्जा में संचित होती है। अब शुष्क सेल आया है, तो शुष्क सेल को हम लोग थोड़ा समझते हैं क्या, कि ये प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है। ये रासायनिक ऊर्जा इसमें क्या होता है, संचित होता है। और इस ऊर्जा को हम लोग पुनः या दोबारा क्या कर सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बस समझ में आया। जो शुष्क सेल होता है ये क्या होता है कि प्राथमिक सेल होता है, प्राथमिक सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। इस रासायनिक ऊर्जा का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, दोबारा पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो शुष्क सेल जो होता है प्राथमिक सेल होता है। प्राथमिक सेल का प्राथमिक जो सेल होता है ये क्या होता है कि रासायनिक रूप में संचित होता है, और इस रासायनिक ऊर्जा को हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। बस समझ में आया, शुष्क सेल। तो ये प्राथमिक सेल से होता है। ठीक है, प्राथमिक से, ठीक है, प्राथमिक सेल। अब इसके बाद से थोड़ा सा समझते हैं कि जो शुष्क सेल होते हैं, शुष्क सेल इसमें कैथोड और एनोड होता है। तो जो कैथोड होता है, ठीक है, कैथोड जो होता है ये कार्बन का छड़ होता है। ठीक है, कार्बन का छड़ होता है। ठीक, जो एनोड होता है, एनोड जो होता है शुष्क सेल में, ठीक है, ये क्या होता है, जस्ते क्या होता है, ये थोड़ा समझिएगा इसको। ये क्या होता है कि जस्ते का बर्तन जिसमें पदार्थ भरा होता है, जस्ते का बर्तन जिसमें पदार्थ भरा होता है। ये एनोड जो होता है, एनोड जस्ते का पदार्थ होता है। ठीक है, जस्ते का बर्तन होता है जिसमें पदार्थ क्या होता है, भरा होता है। ये जस्ते का क्या होता है, बर्तन होता है। ये एनोड जो होता है जस्ते का बर्तन होता है जिसमें पदार्थ भरा होता है। ठीक, जस्ते का बर्तन होता है, क्या होता है, जस्ते का बर्तन होता है। ठीक है, जस्ते का बर्तन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें पदार्थ भरा होता है। देखिए बात समझिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि शुष्क सेल में जो कैथोड होता है वह किसका बना होता है। ठीक, तो कार्बन की छड़ का बना होता है। अब जो पूछ ले कि एनोड
जस्ते का बर्तन जिसमें पदार्थ भरा होता है वह कैथोड होता है कि एनोड होता है, या वो शुष्क सेल में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो आपको अगर पता है कि जस्ते का जो बर्तन होता है जिसमें पदार्थ भरा होता है वह कहां पे होता है? एनोड पे होता है। किस पे होता है? एनोड पे होता है। बस समझ में आ गया? तो अब चलते हैं, अब देखिए अब चलते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग तो समझ गए। ये जो इंपॉर्टेंट है शुष्क से, ये लोकलांसे पे सेल पर आधारित होता है। ये किस पे काम करता है? लोकलांसे पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? लोकलांसे। ठीक है, ये चौथी बात लिख लीजिएगा, लोकलांसे। लोकलांसे पर, लोकलांसे सेल पर ये क्या होता है? लोकलांसे सेल पर आधारित होता है। शुष्क सेल किस पे आधारित होता है? लोकलांसे सेल पर आधारित होता है। ठीक है, बस समझ में आ गया? तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न थोड़ा सा इसके शुष्क सेल जो होता है इसका उपयोग क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो जो शुष्क सेल होता है इसका प्रयोग हम लोग ट्रांजिस्टर में, रिमोट में, टार्च में इत्यादि जगह पे प्रयोग करते हैं। जो शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल का प्रयोग टार्च में और रिमोट में, ट्रांजिस्टर में, और कहां पे हम प्रयोग करते हैं? रेडियो, रिमोट, इन सभी जगह पे प्रयोग करते हैं। बस समझ में आया कि इसका उपयोग कहां करते हैं? उपयोग जो होता है इसका कहां करते हैं? किसका? शुष्क सेल का प्रयोग कहां करते हैं? रेडियो में। ठीक है, रेडियो में, ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर में और रेडियो, ट्रांजिस्टर और किसमें? टार्च में। किसमें? टार्च में। ठीक है, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टार्च, और एक और किसमें करते हैं हम लोग? रेडियो, रिमोट में। कहां पे? रिमोट में इसका प्रयोग किया जाता है। रिमोट आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। आदि जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टार्च, रिमोट आदि में शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। बस समझ में आया? शुष्क सेल जो होता है लोकलांसे सेल पर आधारित होता है, और लोकलांसे का उपयोग जो शुष्क सेल होता है इसका उपयोग कहां करते हैं हम लोग? रेडियो में, रिमोट में, टार्च में, ट्रांजिस्टर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, कैथोड पे क्या होता है? कार्बन की छड़ होती है, और एनोड पे क्या होता है? जस्ते का बर्तन होता है जिसमें पदार्थ भरा होता है, वहां पे एनोड कार्य करता है। बात समझ में आ गया? लोकलांसे, ये जो प्रश्न दिया हुआ है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ये होती है रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा डिस्कस ये करना है कि जो शुष्क सेल होता है प्राथमिक सेल पे आधारित होता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा संचित होती है, और उस रासायनिक ऊर्जा को हम लोग पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, ये देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक वाट मतलब एक वाट जो होता है ना, ये होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड। जो 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, ये होता है 1 यूनिट के बराबर। कितने के बराबर? 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, 1 यूनिट बराबर होता है 3 पॉइंट, ठीक है, 6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्या होता है? 6 जूल होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल होता है। बात समझ में आ गया? अगर हम कहें कि 1 किलोवाट बराबर और क्या हो सकता है, तो 1 किलोवाट, जैसे 1 किलोवाट घंटा जो होता है वह क्या होता है? 1000, ठीक है, 1000 वाट आवर होगा। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा कि 1 किलोवाट घंटा है तो वो किसके बराबर है? 1000 वाट आवर के बराबर है। बस समझ में आ गया? अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि 1 किलोवाट बराबर क्या होगा। तो 1 किलोवाट जो होता है वह क्या होता है? 1000, ठीक है, 1000 क्या वाट ना, इंटू 3600, ठीक है, 3600 सेकेंड के बराबर होगा। बात समझ में आ गया? 1000 वाट और 3600 सेकेंड के बराबर होगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं 1 किलोवाट। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लीजिएगा। ये होता है 3 पॉइंट, ठीक है, 6 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या 6 क्या जूल। क्या होगा? जूल। ठीक है, जूल। ठीक है, ये इसके बराबर होगा।
तो ये 2-3 फैक्ट था इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? ये देखिए कह रहा है तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बांटने का जो श्रेय है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बांटने का श्रेय जाता है मेंडलीव जी को, D.I. मेंडलीव जी को ये जाता है। ठीक है, तो मेंडलीव जी का नाम नहीं भूलना है, आवर्त सारणी से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो ये किससे जाता है? तो मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव जी को जाता है। ठीक है, मेंडलीव, ठीक है, दिमित्री जॉन मेंडलीव के नाम जाता है। ये तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पे किए थे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे किए थे, या द्रव्यमान संख्या के आधार पे इन्होंने तत्वों को आवर्त सारणी में सजाया था। और थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो आवर्त सारणी, तो इसके कुछ गुण समझते हैं। इनके द्वारा जो कुछ गुण दिए गए थे, तो उसमें सबसे पहला जो गुण था वो क्या था? तत्वों को इन्होंने क्या किया था? तत्वों के अध्ययन में सुविधा। पहली बात इन्होंने क्या बताया था? तत्वों के अध्ययन में सुविधा। ठीक। दूसरी बात, इन्होंने नए तत्वों के लिए क्या बताया था? भविष्यवाणी की थी। नए तत्वों के लिए भविष्यवाणी की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? नए तत्वों के लिए, ठीक है, नए तत्वों की भविष्यवाणी किए थे। भविष्यवाणी, ठीक है, ये मेंडलीव जी के द्वारा किया गया था कि जैसे एका बोरान, एका एल्युमिनियम, ठीक है, तो इन तत्वों का इन्होंने क्या किया था? कहा था कि इनके जगह पे मतलब स्पेस अपने आवर्त सारणी में जगह छोड़ा था, जिससे भविष्य में नए तत्वों की खोज होगी, उनको इस स्थान पे रखा जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं तत्वों के भौतिक की प्रकृति की जानकारी बताया था। ठीक है, तत्वों के भौतिक प्रकृति की जानकारी। उसके बाद से इन्होंने क्या बताया? तत्वों के भौतिक प्रकृति की जानकारी। ठीक है, तत्वों के भौतिक प्रकृति की जानकारी इनके द्वारा दी गई थी। अब दूसरी बात क्या है? तत्वों की संयोजकता संबंधित निर्णय। ठीक है, तत्वों संबंधित, ठीक है, क्या बताए थे? तत्वों की संयोजकता संबंधित। ठीक है, तत्वों की संयोजकता तत्वों की संयोजकता संबंधी निर्णय दिया था। तो इन्होंने कुछ गुण बताए थे अपने आवर्त सारणी के बारे में, तत्वों के अध्ययन में सुविधा के बारे में बताया था, नए तत्वों की भविष्यवाणी की थी, तत्वों के भौतिक हाँ, तो अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, ये देखिए कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कहां पे रखा गया है? ठीक है, तो इन तत्वों को हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पे रखा गया है? तो बाएं साइड में रखा गया है। बात समझ में आ गया? तो तत्वों को कहां रखा गया है? बाएं साइड में रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ये क्या है? ठीक है, कह रहा है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा।
इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा किसी विद्युत प्रवाह होता है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन की गति का होना, ये है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो चलते हैं हम लोग, ठीक है, अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, ये देखिए, भार का एसआई इकाई क्या है? भार का एसआई इकाई क्या है? तो भार का एसआई इकाई जो है ये क्या है? भार का एसआई इकाई न्यूटन। ठीक है, क्या है? न्यूटन। बस समझ में आया। भार का, द्रव्यमान का, इसका तो क्या होता है? भार का न्यूटन। ठीक है, भार का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। बस समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। ठीक है, ये आज अगला प्रश्न नहीं है, ये आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न था। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। थैंक यू।